हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स विद्यार्थी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने अगले टॉपिक से, जो कि है हमारा मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो पहले देखते हैं पहला क्या होता है। पहला होता है मैनेजमेंट एज साइंस। मैनेजमेंट को साइंस की तरह देखा जाता है। तो पहले समझते हैं साइंस क्या होता है। साइंस होता है सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ, जो हमारा साइंस होता है वो सिस्टमैटिक नॉलेज होता है, जो कि किस पे बेस्ड होता है, थ्योरीज, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होता है। ठीक है, और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है। तो अब देखते हैं मैनेजमेंट साइंस क्यों कहलाता है, क्योंकि मैनेजमेंट में भी हमारे बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं। वो प्रिंसिपल किस पे बेस्ड होते हैं, एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होते हैं, और ये भी क्या होता है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं। अब इसको एक डेफिनेशन में करेंगे तो किस तरह से देखा जाएगा। मैनेजमेंट यूजेस सिस्टमैटिक नॉलेज, प्रिंसिपल एंड थ्योरीज दैट आर टेस्टेड एंड यूनिवर्सली एप्लीकेबल। मैनेजमेंट में भी क्या होता है, हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, थ्योरीज होती हैं, ठीक है, जो कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होती है। ठीक है, उन्हें पहले किया जाता है, उसके बाद उनकी यूनिवर्सली वो हर एक सिचुएशन में एप्लीकेबल भी होते हैं। ठीक है, एग्जांपल जैसे प्रिंसिपल्स लाइक डिवीजन ऑफ वर्क एंड यूनिटी ऑफ कमांड गाइड मैनेजर्स इन ऑर्गेनाइजिंग टास्क इफेक्टिवली। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे बहुत सारे हमारे प्रिंसिपल है, हेनरी फेयोल के, जो आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, और FW टेलर के। तो यहाँ पे उसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क, काम अगर बांट दिया जाता है तो वो आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल में हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर हम काम को बांटते हैं तो देखते हैं वही काम कितनी जल्दी होता है या कितनी देर में होता है। ठीक है, एक इंसान को देने की जगह। तो और उसके बाद आते हैं कि हम मैनेजमेंट को साइंस क्यों कहते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होता है, जस्ट लाइक साइंस। उसके बाद आता है यूजेस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये क्या करता है, कॉज और इफेक्ट एक का रिलेशनशिप लेके चलता है कि हम ये चीज करेंगे तो हाँ हमारा आगे चल के इफेक्ट ये होगा। ठीक है, इस डिसीजन का इफेक्ट हमें आगे चल के ये ऐसा आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोवाइड जनरल प्रिंसिपल दैट कैन बी एप्लीकेबल टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। जो हमारी रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स आती हैं उन पे भी ये मैनेजमेंट क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट को आर्ट भी कंसिडर किया जाए। मैनेजमेंट बेसिकली प्रॉपर साइंस तो नहीं है, हाँ पार्शियल साइंस। इसके लिए हम इसको बोलते हैं सोशल साइंस। मैनेजमेंट हमारा सोशल साइंस कहलाता है। उसके बाद आता है मैनेजमेंट एज आर्ट। आर्ट क्या होता है, किसी भी चीज को क्रिएटिविटी और स्किल्स के साथ रिप्रेजेंट करना। ठीक है, मैनेजमेंट रिक्वायर्स क्रिएटिविटी, पर्सनल स्किल्स एंड एक्सपीरियंस टू अप्लाई नॉलेज इन रियल सिचुएशन इफेक्टिवली। अब क्या होता है, मैनेजमेंट में जो हमारा मैनेजर होता है वो अपने स्किल्स और क्रिएटिविटी को अप्लाई करता है चीज़ों को इफेक्टिवली करवाने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे यही मैंने आपको बताया, मैनेजर अपनी इनोवेशंस को, अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी स्किल्स को अप्लाई करता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, अब मैनेजमेंट को आर्ट क्यों कंसिडर करते हैं। ठीक है, रिक्वायर्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स एंड क्रिएटिविटी। अब स्किल्स है तो जब तक आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या फायदा आपके स्किल्स का। सेम उसी तरह से मैनेजमेंट में क्या होता है, जो मैनेजर होता है वो अपनी स्किल्स को रियल टाइम प्रॉब्लम्स में अप्लाई करता है। ठीक है, प्रैक्टिकली उसको करके फिर उसके बाद जो उसका रिजल्ट आता है वो देता है। ठीक है, फिर उसके बाद फोकस ऑन अचीविंग रिजल्ट थ्रू पर्सनल एक्सपर्टीज। अपने पर्सनल एक्सपर्टीज से जो हमारा रिजल्ट्स आता है उसको अचीव करने पे फोकस करता है। ठीक है, अब ऐसा है कि मैनेजर ने पहले कोई डिसीजन लिया रहा होगा तो उसे पता होगा कि हाँ इसका आउटकम क्या आएगा, फिर बाद में हो सकता है वो उसमें कुछ और इम्प्रोवाइज करे। ठीक है, तो उसकी वजह से रिजल्ट भी बदल जाता है हमारा। तो उसे पता होता है कि कौन सी चीज करनी है, कौन सी चीजें नहीं करनी है। ठीक है, वेरीज बेस्ड ऑन द मैनेजर स्टाइल एंड अप्रोच। हर एक मैनेजर का अपना अपना एक तरीका होता है, अपना अपना स्टाइल होता है चीजों को करने का। जरूरी नहीं है हर कोई एक तरह की सोच रखता हो या हर चीज को एक ही वे में प्रॉब्लम सॉल्विंग, सबका टेक्निक अलग अलग होता है। तो यही होता है, अलग अलग मैनेजर्स अलग अलग अप्रोचेज यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है, पेशा। एक पर्टिकुलर फील्ड में हमारी नॉलेज, जैसे डॉक्टर है उसको अपनी फील्ड में नॉलेज है, लॉयर है लॉयर को अपनी फील्ड में नॉलेज है, टीचर है वो टीचिंग में नॉलेज रखेगा। ठीक इसी तरह से मैनेजमेंट भी एज एन प्रोफेशन होता है। क्यों, क्योंकि इसको भी करने के लिए एक हमको पर्टिकुलर फील्ड में नॉलेज लेनी पड़ती है। ठीक है, एक यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी लीगल इंस्टीट्यूट से हमें
नॉलेज गेन करनी पड़ती है। अब इसको डेफिनेशन में अगर डिफाइन करेंगे तो किस तरह से करेंगे, मैनेजमेंट इज इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज एज अ प्रोफेशन विद स्पेशलाइज्ड नॉलेज, फॉर्मल एजुकेशन एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स। देखो यही चीज यहाँ पे भी है कि एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से स्पेशलाइज नॉलेज, उसी पर्टिकुलर फील्ड में नॉलेज हमें होनी चाहिए। जैसे हम एमबीए वगैरह करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर फील्ड में हम नॉलेज गेन करते हैं, ठीक है, जिसमें हमें सिखाया जाता है कि प्रॉब्लम्स को कैसे डील करते हैं, कैसे क्या हमें करना होता है, ठीक है, मार्केटिंग वगैरह के बारे में हमें वहाँ पे जनरली बताया जाता है उसी टॉपिक के बारे में। अब एग्जांपल देखते हैं, एमबीए ग्रेजुएट्स विद एक्सपर्टीज इन मैनेजमेंट वर्क एज प्रोफेशनल्स इन मल्टीनेशनल कंपनीज। जो एमबीए के ग्रेजुएट्स होते हैं वो मल्टीनेशनल कंपनीज में एज एन एक्सपर्ट्स काम करते हैं, क्योंकि उन्हें उसी फील्ड में नॉलेज है। तो सीधी सी बात है, वो जिस तरह से काम करेंगे और जो थोड़ा अभी बेसिक लेवल पे रहेंगे वो अलग तरीके से काम करेंगे। दोनों के अप्रोचेस में बहुत डिफरेंस होगा, ठीक है। अब देखते हैं मैनेजमेंट को प्रोफेशन क्यों कहा जाता है, ठीक है। रिक्वायर्स फॉर्मल ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन। अब इसमें क्या होता है, पेशे में सीधी सी बात है, जब एक पर्टिकुलर फील्ड में आप नॉलेज गेन कर रहे होते हो तो वहां पे क्या होता है, फॉर्मल एक ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम डॉक्टर को कह देंगे नहीं भाई जो तुम लॉयर की वो कर लो, डिग्री कर लो, नहीं होता है ना इस तरह से। ठीक उसी तरह से मैनेजमेंट में भी हमें एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग दी जाती है उस चीज को अचीव करने के लिए, ठीक है। हमारे जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको कैसे टैकल करना है, ये सारी चीजें, ठीक है। फॉलोज अ कोड ऑफ कंडक्ट, एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। भाई हमें इसमें ये भी बताया जाता है कि जैसे जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसमें बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स भी होती है। बिजनेस में आपको फेयरनेस रखनी पड़ती है और ऑनेस्टी रखनी पड़ती है, ये सारी चीजें भी हमें फॉलो करनी पड़ती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोवाइड्स सर्विस टू ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी। ये क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन को एक सर्विस प्रोवाइड करता है और साथ में क्या करता है, सोसाइटी को भी, दोनों को, क्योंकि दोनों इसके मेन वहाँ पे जरूरी भी होता है। ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ सोसाइटी का भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। उन दोनों को ही ये क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन मतलब होता है तालमेल। मतलब हमें कोई भी चीज करने के लिए, अब एक इंडिविजुअल को तो हम लेके चल नहीं सकते, हमें सबके बीच में एक तालमेल बिठा के चलना पड़ता है, ठीक है। अब इसको डेफिनेशन में देखते हैं तो कैसे डिफाइन किया जाएगा कोऑर्डिनेशन को। कोऑर्डिनेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट डिफरेंट एक्टिविटीज, अलग अलग जो हमारी एक्टिविटीज होते हैं, लोग होते हैं और फिर डिपार्टमेंट्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको एक साथ काम कराने, उनके बीच में जो तालमेल होनी चाहिए वो प्रॉपर बैठनी चाहिए। अब किसी को किसी से प्रॉब्लम होगी तो सीधी सी बात है काम में भी डिले आएगा, तो इसीलिए हमें एक दूसरे के साथ मिलके काम करना पड़ता है, ठीक है, ताकि जो हमारा वर्क कल्चर हो या फिर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन हो वो हार्मनी में रहे, ठीक है। ज्यादा उसमें वो क्या बोलते हैं उसको, कन्फ्लिक्ट्स ना आए, ठीक है। एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है, अब सारे लोगों को एक साथ ला रहे हैं तो सीधी सी बात है ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को ही तो अचीव करने के लिए साथ में ला रहे हैं, ठीक है। अब इसको सिंपल टर्म्स में देखा जाए तो कैसे कह सकते हैं, इट मीन्स मेकिंग श्योर एवरीवन इज वर्किंग टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव विदाउट कंफ्यूजन और कन्फ्लिक्ट। मतलब इसका ये मेन मोटिव इसका यही होता है कि जो आपस में लोग हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव हो वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करे बिना किसी कंफ्यूजन के, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हमें करना क्या है, किस तरह से करना है, ठीक है। कंफ्यूजन के बिना और बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट्स के, आपस में कोई तू मैं नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं, ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन। अब फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटीज। इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटीज मतलब अलग अलग एक्टिविटीज को एक साथ लाना, ठीक है, अलग है उसको एक साथ जोड़ के तभी तो कोई एक पर्टिकुलर चीज को अचीव करेंगे, गोल को अचीव करेंगे, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे देखते हैं, कोऑर्डिनेशन ब्रिंग टुगेदर वेरियस एक्टिविटीज लाइक मार्केटिंग, प्रोडक्शन एंड सेल्स। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, जो हमारे अलग अलग एक्टिविटीज है उनको साथ में लाता है, जैसे मार्केटिंग, प्रोडक्शन, सेल्स। जब मार्केटिंग टीम अच्छी होगी तभी तो हमारी सेल्स इंक्रीज करेंगे, प्रोडक्शन अच्छा होगा तभी तो सेल के लिए हमारे पास प्रोडक्ट रहेगा। तो इनके बीच में हमें कोऑर्डिनेशन बना के चलनी पड़ती है, ठीक है। तो इंश्योर दे आर अलाइंड विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ये इनको इस तरह से अलाइन किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सके। अब एग्जाम्पल देखते हैं, द मार्केटिंग एंड सेल्स टीम वर्क टुगेदर टू इंश्योर द प्रमोशन स्ट्रेटेजी अलाइन विद प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या बताया गया है कि जो हमारी मार्केटिंग टीम है और जो हमारी सेल्स टीम है उनको अलाइन एक साथ रख के चलना पड़ता है। क्यों?
क्योंकि जब हमारी प्रोडक्ट अवेलेबल होगी उसी हिसाब से तो मार्केटिंग की जाएगी। अब फेक मार्केटिंग तो करेंगे नहीं, ठीक है। उसकी क्वालिटी कैसी है और फिर वो कितने अमाउंट में अवेलेबल है, उस हिसाब से हमें मार्केटिंग टीम को बताना पड़ता है ताकि हमारी सेल्स में प्रॉब्लम ना आए। अब उसके बाद आते हैं, ये क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। कोऑर्डिनेशन भी कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। अब ये तो है नहीं एक साल हमने कोऑर्डिनेट कर लिया अगले साल हम नहीं कोऑर्डिनेट करके चलेंगे, ऐसा नहीं होता। इसमें भी क्या होता है, हमें कोऑर्डिनेशन करके चलना पड़ता है, कंटिन्यूअसली हमें तालमेल बिठा के रखना पड़ता है ताकि हमारा जो फंक्शनिंग हो वो स्मूथली होता रहे, आगे चलता रहे। ठीक है, अब देखते हैं इसमें इसको डिफाइन कैसे करेंगे। कोऑर्डिनेशन इज ऑन गोइंग, नॉट अ वन टाइम इवेंट, इट नीड्स टू हैपन रेगुलरली टू इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग। मैंने जैसे बताया कि स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ऑर्गेनाइजेशन के जो भी होते हैं इसमें कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है, वो लगातार चलते रहना चाहिए। अब एग्जांपल देखते हैं, रेगुलर मीटिंग्स टू अलाइन डिफरेंट डिपार्टमेंट एक्टिविटीज। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी मीटिंग्स होती है वो एक दिन नहीं होती है, वो रोज होती है, रोज रोज के कामों को देखने के लिए कि हाँ किस तरह से हमारे प्रोजेक्ट का या प्रोडक्ट का काम चल रहा है। और जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनको साथ में बिठा के वो मीटिंग की जाती है कि हाँ भाई आपका काम ये है, आप किस तरह से कर रहे हैं। तो ये इससे क्या होता है, हमारा जो फ्लो है काम का वो लगातार चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, बिना किसी ग्लिच के, बिना किसी कंफ्लिक्ट कंफ्यूजन के। ठीक है, अब आता है मैनेजमेंट फंक्शन। मैनेजमेंट फंक्शन क्या होता है, मैनेजमेंट एक सेकेंड रुकिए तो। हाँ, तो कोऑर्डिनेशन का एक और फंक्शन जो होता है वो मैनेजमेंट फंक्शन होता है। मैनेजमेंट फंक्शन इसका कोर मतलब ये बहुत ही ज्यादा वाइटल फंक्शन होता है, ठीक है। ये जरूरी होता है, किस लिए जरूरी होता है, ताकि जो हमारे कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन है, जो अलग अलग लेवल्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के, वो साथ में स्मूथली रन कर सके उन्हें, ठीक है। अब डिफिनेशन में देखते हैं इसे कैसे होगा। इट इज अ कोर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज इट इंश्योर्स प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन अक्रॉस ऑल द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन अलग अलग लेवल के जो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग लेवल्स होते हैं उनमें क्या करना पड़ता है, हमें उन्हें में भी तालमेल बिठा के चलना पड़ता है। जैसे हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो टॉप लेवल को रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी चीज की फंक्शनिंग वगैरह के बारे में रिपोर्ट करने के लिए, ठीक। तो मैनेजमेंट क्या करता है, इन सारी चीजों को क्या एक प्रॉपर फंक्शन होता है ये, जिसके वजह से क्या होता है, कम्युनिकेशन हमारा रुकता नहीं है, ठीक है। चाहे वो टॉप लेवल से हो, चाहे मिडिल लेवल से हो, चाहे लो लेवल से हो, ठीक है। तो मैनेजमेंट एक बहुत वाइटल फंक्शन होता है कोऑर्डिनेशन का, ठीक है। अब एग्जांपल में देखते हैं, मैनेजर कोऑर्डिनेट्स बिटवीन टीम्स टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क्स। मैनेजर क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है टीम्स के बीच में ताकि कोई भी काम एक बार से ज्यादा ना हो सके या फिर गलत तरीके से ना हो रहा, कोई पता लगा एक डिपार्टमेंट एक काम कर रहा है, अगला डिपार्टमेंट भी वही काम कर दे रहा है, तो ऐसा कुछ इसको अवॉइड करने के लिए किया जाता है, ठीक है। यूनिवर्सल प्रोसेस होता है, हर जगह ये प्रोसेस फॉलो होता है, चाहे जैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटी हो बड़ी हो कैसी भी हो, ये हर जगह फॉलो होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप मिडिल एंड लोअर एंड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये हर तरह के हर लेवल पे यूज होता है, ठीक है। चाहे टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे मिडिल हो, चाहे लोअर लेवल हो, और किसी भी तरह ऑर्गेनाइजेशन, ये हर जगह ये फॉलो होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन हमारा एग्जाम्पल है, फ्रॉम अ स्कूल प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटिंग विद टीचर्स टू सीईओ कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट। जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं वो टीचर्स से कोऑर्डिनेट करके चलते, तालमेल बिठा के चलते, ठीक उसी तरह से जैसे हमारे जो सीईओज होते हैं वो अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनसे भी तालमेल बिठा के चलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा कि हमारा कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट क्यों होता है, कोऑर्डिनेशन जरूरी क्यों होता है, तालमेल बैठा के रखना अलग अलग लेवल्स में, ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स में, टीम्स में क्यों जरूरी क्यों होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या पहला जो चीज आता है, इसलिए होता है अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अगर लोगों के बीच में तालमेल ही नहीं रहेगा, सबके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहेंगे, तो हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कैसे करेंगे। तो सबसे पहला मोटिव इसका यही होता है, जो जिसलिए कोऑर्डिनेशन हमारा जरूरी होता है, कि हमें इंडिविजुअल के गोल्स को एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स दैट ऑल पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर अलाइंड हेल्पिंग टू अचीव द ओवरऑल गोल्स मोर इफेक्टिवली, ठीक है।
यहाँ पे क्या करता है, मेक श्योर करता है, इंश्योर करता है कि जो हमारे अलग अलग इंडिविजुअल के जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसको छोड़ के ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को अचीव करने के लिए जो मेजर फोकस होगा सबका, वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए हो, ठीक है, ज्यादा इफेक्टिवली, बहुत अच्छी तरीके से। अब ऐसा नहीं है कि ज्यादा वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं या टाइम, ये सारी चीजों को एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन के साथ लेके करना, ठीक है। एग्जाम्पल, बाय कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल्स अ कंपनी इंश्योर्स दैट प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल व्हेन डिमांडेड। अब ऐसा होता है कि जैसे जब तक हमारे प्रोडक्ट्स नहीं बनते तब तक सेल्स डिपार्टमेंट को नहीं कह सकते ना कि आप पहले ही जो है सेल्स करने लगो, नहीं कर सकते। हम उतनी ही सेल्स करते हैं जितनी हमारी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होती है। अगर हमारे पास प्रोडक्ट ही नहीं अवेलेबल है तो सेल्स टीम को थोड़ी कहेंगे कि जाओ आप बेच के आओ, वो कहाँ से प्रोडक्ट्स लाएंगे। तो उनके बीच में तालमेल बिठा के रखना पड़ता है कि हाँ, प्रोडक्शन टीम बताएगी कि हाँ हमारे पास 100 प्रोडक्ट्स है तो हमें 100 ही प्रोडक्ट्स बेचने हैं, ठीक है। उससे ज्यादा हम कह भी नहीं सकते कि हमें मार्केट में ये भी नहीं कहना है कि भाई 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है, आप ऑर्डर करते जाओ, ऑर्डर करते जाओ। ऐसा नहीं है, जितनी अवेलेबिलिटी है उतनी ही सेल्स करेंगे हम, ठीक है। अब इसके बाद आता है रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट्स। ये कोऑर्डिनेशन क्या करता है, जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं आपस में, कंफ्यूजन्स होते हैं या फिर डिफरेंसेस होते हैं, उनको क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है, ठीक है। कैसे करता है, इट हेल्प्स इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल बाय क्लैरिफाइंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब ये कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करता है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उन्हें समझा के, ठीक है, ये उनके बीच में कंफ्यूजन्स वगैरह जो होते हैं उसको क्लियर करता है। Example, coordination between marketing and production avoids situation where one department expects more products than the other can supply. यही चीज मैंने आपको बताई, जब हमारा प्रोडक्शन जितना होगा उतना ही तो हमारा सेल्स होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल ही नहीं हो पा रहे और मार्केटिंग टीम लगातार कह रही है कि हुए जा रहे, नहीं होता ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में भी कोऑर्डिनेशन बना के चलनी पड़ती है, मार्केटिंग टीम और प्रोडक्शन टीम के बीच में, ठीक है, ताकि जो जितनी हमारी मतलब प्रोडक्ट्स हो उतना ही सप्लाई कर सके, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि डिपार्टमेंट जैसे सेल्स डिपार्टमेंट ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है कि नहीं, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 100 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर रही है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट उससे ज्यादा उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है, वो उतनी ही जो है क्या नाम है सेल्स करेगा, ठीक है, या उतनी मार्केटिंग करेगा अपने प्रोडक्ट्स की, ठीक है, क्योंकि उससे ज्यादा तो वो सप्लाई कर नहीं सकते। अब इसके बाद आता है इम्प्रूव्स इफिशियंसी। ये हमारी इफिशियंसी को भी बढ़ाता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम एंड एफर्ट्स, ठीक है। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अवॉइड्स डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड ऑप्टिमाइजेस द यूजेस ऑफ रिसोर्स लीडिंग टू हाई प्रोडक्टिविटी। क्या करता है, सबको सबके रोल्स पता होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होती है, तो इससे क्या होता है, जो हमारा काम है वो ज्यादा इफिशिएंटली होता है, ठीक है। अब हमने किसी को कहा कि आपको प्रोडक्शन टीम में जितनी भी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, फिर उसके बाद सेल्स टीम को भी उनके रोल पता है और मार्केटिंग टीम को भी उनके रोल्स पता है, तो ऐसा नहीं होगा कि मार्केटिंग टीम सेल्स टीम का काम कर रही है या सेल्स टीम प्रोडक्शन टीम का काम कर रही है, ऐसा नहीं होता है। सबको सबके रोल्स पता होते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारी हायर प्रोडक्टिविटी वो मिलती है हमें, ठीक है, रिसोर्सेज वगैरह जो हमारे होते हैं वो ऑप्टिमम यूज होते हैं। अब एग्जांपल देख लेते हैं, कोऑर्डिनेशन बिटवीन एचआर एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट इंश्योर दैट सैलरीज आर पेड ऑन टाइम एज पर द बजट। अब क्या करते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट जो होता है, जो एम्प्लॉयज की सैलरीज होती हैं उनको एक कैलकुलेट करके रखता है ताकि उनका टाइम टू टाइम पेमेंट जाता रहे। एचआर को दे देगा कि हाँ भाई ऐसे ऐसी पेमेंट की वो है, लिस्ट है, बजट है, जो भी है, आपको इसी टाइम पे सैलरी। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट टाइम से सैलरीज नहीं बताएगा तो एचआर डिपार्टमेंट पेमेंट नहीं कर पाएगा, तो इसकी वजह से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेशन और क्या करता है, इनकरेजेस टीम वर्क। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, टीम वर्क को बढ़ावा देता है, ठीक है। इट प्रमोट्स कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क एमंग एम्प्लॉयज लीडिंग टू बेटर परफॉर्मेंस। ये क्या करता है, जो अलग अलग टीम वर्क होते हैं लोगों के, ठीक है, जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके बीच में एक टीम वर्क को प्रमोट करता है, ठीक है, आगे की अच्छी मतलब प्रोडक्टिविटी के लिए, ठीक है, बेटर परफॉर्मेंस के लिए। एग्जाम्पल, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स बिटवीन टीम ऑफ अ प्रोजेक्ट मेंबर कैन लीड टू टाइमली कंप्लीशन। अगर जो हमारे
टीम मेंबर्स हैं किसी एक प्रोजेक्ट के, अगर एक साथ मिलके प्रॉपर एक टीम में काम करेंगे, यूनिटी में काम करेंगे, तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो जल्दी फिनिश होने का चांसेस रहता है, कि मतलब हमारा प्रोजेक्ट जो होगा वो आसानी से खत्म हो जाएगा बिना किसी डिले के। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं फैसिलिटेट्स चेंजेस। ये क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल चेंजेस, या फिर जो भी हमारे आने वाले फ्यूचर चेंजेस है उससे भी डील करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन अडाप्ट टू चेंजेस इन द इन्वायरमेंट लाइक न्यू टेक्नोलॉजी और मार्केट शिफ्ट्स। क्या करता है, जो हमारी नई टेक्नोलॉजी आती है उसमें चेंजेस आती है, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आती है, या मार्केटिंग्स में कोई चेंज आती है, मार्केट शिफ्ट्स में, तो उसमें भी क्या करता है, ये कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है। ठीक है, एग्जाम्पल, कोऑर्डिनेटिंग विद द IT डिपार्टमेंट टू इम्प्लीमेंट न्यू सॉफ्टवेयर इम्प्रूव्स ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अब हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में IT डिपार्टमेंट है, उनका काम है जो भी हमारे टेक्निकल काम होते हैं वो मैनेज करते हैं। तो उनका काम होता है, अगर मार्केट में कोई नई सॉफ्टवेयर आया है, लॉन्च हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको डे टू डे टेक्नोलॉजी के साथ क्या करना पड़ता है, कोप अप करना पड़ता है। ठीक है, तो उनको जो उनका काम रहता है, इससे क्या होता है, स्मूथली फंक्शन करता रहता है। ठीक है, एफिशिएंसी बनी रहती है उनकी। प्रिवेंट्स वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो तो हमें पता होता है मिनिमम होते हैं, बहुत लिमिटेड स्कार्स रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, उनके वेस्टेज में भी प्रिवेंट करता है, ताकि मदद हो कि वेस्ट हमारा जो है बहुत कम हो। ठीक है, रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं तो वेस्टेज जरूरी नहीं है ना, तो इसके लिए फंक्शन वो क्या करता है, पहले से ही प्रिवेंट करता है। बाय इंश्योरिंग एवरीवन इज ऑन द सेम पेज, कोऑर्डिनेटिंग हेल्प अवॉइड वेस्टेज ऑफ टाइम, एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। जब सबको सबके रोल्स पता है, सबको सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है, तो सीधी सी बात है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं और जो भी हमारा टाइम होता है, एफर्ट्स होते हैं, ये सारी चीजें तो हमारी बच रही है ना, कहीं कोई वेस्ट नहीं हो रहा है कि एक ही काम के लिए हमने दो लोगों को लगा रखा है। जरूरत एक की है तो एक ही लगाएंगे ना, दो तो लगाएंगे नहीं। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका, व्हेन डिपार्टमेंट शेयर देयर प्रोग्रेस एंड रिक्वायरमेंट इट हेल्प्स अवॉइड ओवर प्रोडक्शन एंड अंडर प्रोडक्शन। ठीक है, जो हमारी डिपार्टमेंट्स होती हैं वो क्या करती हैं, जब मैनेजमेंट को लगातार रिपोर्ट करती रहती हैं कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो अंडर प्रोडक्शन में है या ओवर प्रोडक्शन में है, तो इससे क्या होता है, हेल्प होता है। ठीक है, हेल्प होते हैं मतलब जैसे जो हमारी अपनी प्रोग्रेस डिपार्टमेंट्स बताती रहती है, तो इससे क्या होता है कि मैनेजर डिसाइड करता है कि हाँ ये लोग ओवर प्रोडक्शन कर रहे हैं या अंडर प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, जब पहले से हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन रहेगी, तालमेल बैठी रहेगी, तभी तो हम ये चीजें जाके रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कोऑर्डिनेशन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, हमारे मैनेजमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। क्यों होता है, आइए देखते हैं अब इसको कि कोऑर्डिनेशन हमारे लिए ज़रूरी क्यों होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज इंडीड द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज इट इंटीग्रेट्स एंड हार्मोनाइजेज द एफर्ट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल टीम डिपार्टमेंट्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव कॉमन गोल। अब कोऑर्डिनेशन, तालमेल बिठा के रखना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि हर किसी के अपने अपने एक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या फिर गोल्स होते हैं जो वो एक ऑर्गेनाइजेशन में लेके आता है। तो कोऑर्डिनेशन का काम क्या होता है यहाँ पे, वो क्या करता है, इन सारे लोगों के जो इंडिविजुअल गोल्स हैं उनको एक सिंगल गोल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जो अलग अलग टीम्स होते हैं या फिर डिपार्टमेंट्स होते हैं और जो हमारे इंडिविजुअल्स होते हैं, उन सारे लोगों के जो एफर्ट्स होते हैं या फिर जो भी एक अपना अपना अलग अलग इंडिविजुअल गोल्स होते हैं, उन सबको एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, जिससे जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन हो वो क्या करे, एक कॉमन गोल की तरफ काम करेंगे तभी तो वो गोल अचीव होगा। वैसा है कि सबका अपना अपना गोल रहेगा तो वो अपने अपने हिसाब से काम करेंगे, अलग अलग जगह पे एफर्ट्स डालेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, जब ऑर्गेनाइजेशन एक है तो गोल भी एक ही होना चाहिए कि किसको इसी जगह पे हमें काम करना है। ठीक है, Here's why coordination is central to effective management। इस यहाँ पे अब देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मैनेजमेंट के लिए। यूनिफिकेशन ऑफ एफर्ट्स को क्या करता है, इंडिविजुअल एफर्ट्स टीम वगैरह के, उनको क्या करता है, एक सिंगल फॉर्म में, सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यूनिफाई करता है, एक जगह पे लगाने में
हेल्प करता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस कंसिस्ट ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल विद वैरिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल्स होते हैं उनके जो रोल्स होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो अलग अलग होती हैं, ठीक है। Coordination ensures that everyone's efforts align with the organizational objective, avoiding duplication and conflicts। यही चीज मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताई थी कि कोऑर्डिनेशन कैसे हेल्प करता है। यहाँ पे ये मेक श्योर करता है कि जो हमारे एफर्ट्स होते हैं वो एक ही जगह पे अलाइन हो, ताकि एक इंसान को जो काम दिया गया वो इंसान वही काम कर रहा हो, ना कि कोई और इंसान भी वही सेम काम कर रहा हो। इससे क्या होगा, हमारा टाइम खराब होगा, एफर्ट्स खराब होगी, रिसोर्सेज भी खराब होंगी, ठीक है। तो ये मेक श्योर करता है कि कोई कंफ्यूजन और कोई कन्फ्लिक्ट ना हो आपस में, ठीक है। जिसको जो काम दिया गया है, जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, वो प्रॉपर अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अकॉर्डिंग ही काम कर रहा हो, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा जो हमारा आता है वो है अचीविंग कॉमन गोल। एक ऑर्गेनाइजेशन को कॉमन गोल ही अचीव करने की सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इसमें भी एक इम्पोर्टेंस रहता है इसका कि क्या करता है, जो हमारे अलग अलग इंडिविजुअल के गोल्स हैं उसको एक कॉमन गोल में, ऑर्गेनाइजेशन के गोल में कन्वर्ट करता है, ठीक है, कि वो उसको अचीव करने पे ज्यादा फोकस करे। Management involves setting objectives, planning and organizing and executing tasks. Coordination connects these functions, ensuring all activity contribute towards achieving shared goal. ठीक है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कैसे हेल्प करता है, जो हमें इससे पहले टॉपिक पढ़ा था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग वगैरह, ये सारी चीजों को क्या करता है, एक साथ अलाइन करता है, एक सीक्वेंस में अरेंज करता है, ठीक है। जिससे क्या हो, जो एक्टिविटीज हो, जो हम जो भी काम कर रहे हैं वो एक शेयर्ड गोल, मतलब जो गोल दिया गया है उसी को अचीव करने के लिए कर रहे हो, ठीक है। अब इसके बाद आता है इफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अब जो हमारे रिसोर्स है वो स्कैर्स और लिमिटेड होते हैं, ठीक है। तो उनका अगर हम सही तरह से यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, वेस्टेज होगा, जो कि बहुत अननेसेसरी चीज होती है। वेस्ट कोई नहीं करना चाहता रिसोर्सेज को, ठीक है। जैसे हमारी टाइम हो गई, मनी हो गए, और फिर इंडिविजुअल के एफर्ट्स भी तो लगते हैं, बहुत सारी चीजें वेस्ट होती है। तो इसमें क्या करता है, वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन इन सारी चीजों की करने में हेल्प करता है। रिसोर्सेज लाइक टाइम, मनी एंड पर्सनल आर लिमिटेड। देखो मैंने भी बताया ना कि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, चाहे वो टाइम हो, चाहे पैसा हो, चाहे किसी इंसान की एफर्ट्स हो, तो वो सारी चीजें क्या होती हैं, लिमिटेड होती हैं। तो क्या करता है ये कोऑर्डिनेशन, इंश्योर करता है, मेक श्योर करता है कि जो भी ये सारी चीजें हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो रही हो, ठीक है, बिना किसी वेस्ट के। हाँ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विदाउट वेस्टिंग एनी एफर्ट्स, टाइम, मनी एंड अदर थिंग्स, ठीक है। इनहैंसिंग टीम वर्क। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, टीम वर्क को बढ़ावा देता है या बेहतर बनाता है, ठीक है। किस तरह से बनाता है, अब देखते हैं। कोऑर्डिनेशन फॉस्टर्स कोलैबोरेशन बाय इनकरेजिंग ओपन कम्युनिकेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड साइनर्जी अमंग टीम मेंबर्स। क्या करता है ये, इनकरेज करता है ओपन कम्युनिकेशन, की लोग आपस में बातचीत कर सके। अगर उनके बीच में कोई दिक्कत आ रही हो, जैसे अभी एक ही डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, सब हर तरीके से अपना अपना काम कर रहे होते हैं, कभी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मैनेजर से जाके उस चीज़ के बारे में बात कर सकता है, या अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको शेयर कर सकता है अपने टीम मेंबर से या फिर अपने जो डिपार्टमेंट हेड होते हैं उनसे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है यहाँ पे, इनकरेज करता है, मतलब बढ़ावा देता है इन सारी चीज़ों को। अब आते हैं जो अगला हो है हमारा, वो है अडेप्टेबिलिटी टू चेंजेस। हमारा जो इन्वायरमेंट है वो एक तरीके से नहीं चलता है, जैसे टेक्नोलॉजी है वो चेंजेस उसमें क्या होते हैं, वाइटल होते हैं। जो हमारे टेक्नोलॉजी है वो उसमें टाइम टाइम से चेंजेस आते रहते हैं। तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको उसके साथ कोप अप करना पड़ता है, कि मतलब अडाप्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू चेंजेस, जैसे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में और भी सारी चीज़ों में। तो यहाँ पे ये क्या करता है, कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है, अडेप्टेबिलिटी में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। इन डायनेमिक एनवायरमेंट्स कोऑर्डिनेशन हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन अडाप्ट क्विकली बाय अलाइनिंग स्ट्रैटेजीज एंड ऑपरेशन विद चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा कोऑर्डिनेशन है वो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसको हेल्प करता है
जो हमारी इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रही हैं उसको क्विकली अडाप्ट करने में, ठीक है, कि चेंजेस आई, हाँ भाई ऐसे ऐसे चेंज हुई है, टेक्नोलॉजी में नया अपडेट हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, कोऑर्डिनेशन भी ये करता है। अब जैसे मार्केटिंग में भी भाई ऐसा थोड़ी है कि जैसे ट्रेडिशनल चले जा रहा है एडवर्टाइजिंग का, तो कुछ इनोवेटिव करना होगा, तो यहाँ पे क्या करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में भी चेंजेस होते रहते हैं। तो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को, कि जैसे अगर कोई नया स्ट्रैटेजी आ रहा है तो उसको फॉलो करते हैं, उसको तुरंत अडाप्ट कर लेते हैं कि हाँ हमें इस तरह से करेंगे तो हमें ज्यादा बेनिफिट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज दी गई है कि ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है जो हमारे इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे होते हैं उसके साथ कोप अप करने के लिए, ठीक है। किस तरह से, जो हमारी स्ट्रैटेजीज होती हैं और जो सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग जो चेंज हो रहे होते हैं, ऑपरेशंस और स्ट्रैटेजीज को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, ठीक है।